हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल रोज़गार खबर में। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए नई अपडेट उत्तराखंड लोक सेवा आयोग प्रवक्ता भर्ती परीक्षा से संबंधित। तो देखिए, यह अपडेट 20 जुलाई 2021 की है। उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षक प्रवक्ता संवर्ग समूह गा सेवा सामान्य एवं महिला शाखा मुख्य परीक्षा 2020 के संबंध में। देखिए, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता समग्र समूह का सेवा सामान्य एवं महिला शाखा परीक्षा 2020 हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 9 अक्टूबर 2020 के सापेक्ष 21 मार्च 2021 को आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के परिणाम ये 7 जुलाई 2021 द्वारा घोषित किया गया है। पॉइंट नंबर 2 देखिए, स्क्रीनिंग परीक्षा में औपबंधिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्रों में किए गए दावों का उनके मूल अभिलेखों से मिलान करते हुए सन्नी परीक्षा यानी स्क्रूटनी का कार्य उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है, जिससे विज्ञापन की शर्तानुसार अभ्यर्थी की अहर्ता की जांच की जा सके। तो देखो, ये यहाँ पर आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी आपके जो मूल अभिलेख हैं उनके सत्यापन का पूरा कार्यक्रम यहाँ पर दिया गया है। आप इस कार्यक्रम में देख सकते हैं कि आपका विषय कौन सा है और आपका रोल नंबर कहाँ से कहाँ तक के रोल नंबर के मध्य आपका रोल नंबर स्थित है। तो ये देखिए, प्रवक्ता कला का जो है 9 अगस्त से ये स्टार्ट है और रोल नंबर देख सकते हैं ये 800827 से लेकर के और ये लास्ट में 03 तक आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से प्रवक्ता मनोविज्ञान की डेट दे रखी है 9 अगस्त। ये भी फिर प्रवक्ता कृषि भी ये भी 9 अगस्त को है। ये प्रवक्ता समाजशास्त्र ये भी 9 अगस्त को ही है। और प्रवक्ता इतिहास है और प्रवक्ता अब फिर क्या प्रवक्ता संस्कृत से 10 तारीख से हो गया स्टार्ट। और ये आप देख सकते हैं इसी प्रकार से प्रवक्ता भूगोल है, प्रवक्ता गणित है, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र और प्रवक्ता जीव विज्ञान। ये देख सकते हैं आप अलग अलग डेट को, अब जिस डेट को आपका विषय है और आपका रोल नंबर है उस डेट को आपने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में आपने पहुंच जाना है। ये प्रवक्ता अंग्रेजी है, देखिए इतने दिन इनका वेरिफिकेशन हो रखा है। फिर ये है प्रवक्ता अर्थशास्त्र का है, सामान्य एवं महिला शाखा दोनों के हैं। प्रवक्ता हिंदी ये देख सकते हैं आप। अब मुख्य बात पे हम आएंगे कि ये वेरिफिकेशन कब से, ये 9 अगस्त से है और 8 अक्टूबर आप देख सकते हैं 8/9/2021 तक ये वेरिफिकेशन का कार्यक्रम चलेगा। अब इससे संबंधित क्या क्या सूचनाएं हैं मैं आपको विस्तृत रूप से समझा देता हूं, ताकि क्योंकि बहुत से ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जो इन PDF रूप से तो वो देख लेते पढ़ लेते पर उनके बहुत सारे तथ्य उनके समझ में नहीं आते, तो थोड़ा सा इसे समझा भी देता हूँ। चलिए, नोट फर्स्ट में क्या है, प्रत्येक दिवस को अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच का कार्य परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होगा और अभ्यर्थी 9:30 बजे तक परीक्षा भवन में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। यानी 10:30 बजे के लिए आप 10:30 बजे से प्रारंभ होना, लेकिन आपको 9:30 बजे ही उपस्थित हो जाना है आयोग में। पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, जिन अभ्यर्थियों के अनुक्रमण एक से अधिक विषय और शाखाओं में सफल घोषित होने के कारण भिन्न भिन्न तिथियों में उपरोक्त तालिका में उल्लिखित है, उन अभ्यर्थियों के समस्त विषयों और शाखाओं के अभिलेख प्रथम तिथि
जिस पर उन्हें उपस्थित होना है पर ही जांच के लिए जाएंगे। इसका अर्थ है दोस्तों कि यदि किसी का मानवा 2 सब्जेक्ट में हो रखा है, 3 सब्जेक्ट में हो रखा है, या उसका महिला शाखा में भी हो रखा है और सामान्य शाखा में भी हो रखा है, तो ऐसे कैंडिडेट को अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके यानी उतनी शाखाओं के लिए और उतने विषयों के लिए डॉक्यूमेंट की प्रत्येक विषय के 2-2 तैयार करके वो एक ही साथ, यानी जो उनका इस कार्यक्रम ये जो शेड्यूल दे रखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो जो उनका पहला वाला शेड्यूल बैठ रहा है उसी दिन ही उनके समस्त विषयों और समस्त शाखाओं के डॉक्यूमेंट एक ही साथ उन कैंडिडेट को लाने होंगे। क्लियर हो गया। अब आती है बारी पॉइंट नंबर 3 की। तो देखो पॉइंट नंबर 3 क्या है। इस ज्ञाप के साथ वेबसाइट पर निम्नलिखित प्रपत्र भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरते हुए समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियों के 2 सेट के साथ नियत तिथि को आयोग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के प्रस्तुत करेंगे। अब देखो साथियों, इसमें डॉक्यूमेंट भी दे रखे हैं, उनको आपने अपने घर से उनको पूर्ण रूप से भर करके उन्हें साथ लाना। अब ये डॉक्यूमेंट क्या क्या हैं देख लेते हैं। पहला है विस्तृत आवेदन पत्र संख्या 2। अब मैं आपको इनको दिखा भी दूंगा कि ये आपको भरने हैं और ये आप वेबसाइट में दे रखे हैं, उन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं और इनको भर करके ले जाना है। दूसरा है प्रमाणीकरण प्रपत्र यानी अटेस्टेशन फॉर्म नंबर 3, और एक है देशना प्रपत्र यानी इंडेक्स कार्ड है, ये ID कार्ड है 4। तो ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषय अथवा शाखा हेतु सफल घोषित किए हैं, उन्हें प्रत्येक विषय अथवा शाखा हेतु उपरोक्त पत्रों व नीचे लिखे अभिलेख 2 सेट में तैयार करना उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। जैसा कि मैंने अभी कहा कि आपका जितनी शाखा और जितने विषय में हो रखे होंगे उसके हिसाब से, यानी एक फॉर्म में और एक शाखा के लिए एक फॉर्म या एक शाखा के लिए आपको ये 3 फॉर्म तो भरने होंगे और साथ ही 1-2 जो है डॉक्यूमेंट का जो सेट है वो आपको तैयार करना है एक चीज़ के लिए। अब पॉइंट नंबर 4 को समझा देता हूँ। पॉइंट नंबर 4 है अभ्यर्थी अभिलेखों की जांच हेतु नियत तिथि को निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र एवं उनके स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति 2 प्रतियों में प्रत्येक विषय अथवा शाखा हेतु पृथक पृथक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। अब देखो, यदि किसी का 2 विषय में हो रखा है और दोनों शाखाओं में हो रखा है, तो यानी उसको 4 सेट उसको तैयार करने होंगे और प्रत्येक की 2-2 प्रतियाँ, तो यानी उसको 4 दूनी 8 प्रतियों में ये उसे लाना होगा। अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट है ये आप देख लेना, इतना ज़्यादा फिर भी मैं बता लेता हूँ। हाई स्कूल है, इंटर है, ये दोनों है, प्रमाण पत्र भी है और क्या कहते अंक पत्र भी है। इसी प्रकार से स्नातक के समस्त वर्षों के, यानी जैसे 3 यानी किसी के 3 वो होते हैं, क्या ईयर होते हैं स्नातक में, तो उसको 3 साल की लानी है। यदि किसी सेमेस्टर है तो प्रत्येक सेमेस्टर की। इसी प्रकार से स्नातकोत्तर की उपाधि और अंक तालिका और B.Ed या शिक्षा शास्त्र जो भी हो आपका, उसकी जो मार्कशीट और डिग्री जो भी है वो लाना है। और अधिमानी अहर्ता यदि आप पर लागू होता है तो वो आपने लानी है। और आरक्षण और स्थायी निवास प्रमाण पत्र लाना है। और ये पॉइंट नंबर 8 है विज्ञापन के बिंदु संख्या 2.2 में उल्लिखित नोट समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए अन्य अनिवार्य अहर्ता के संबंध में ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के सापेक्ष अभिलेख प्रमाण पत्र और जितने भी जो आपने दावा किए गए हैं अन्य, तो वो भी आपको वहाँ पर प्रस्तुत करने होंगे। पॉइंट नंबर 9 राज्याधीन सेवा में सेवारत हैं तो नियोजक द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि आप गवर्नमेंट जॉब में पहले से हैं तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र लाना होगा। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यदि अभ्यर्थियों के नाम और पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य न हो, यानी एक जैसे न हो, सेम न हो, तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र मूल रूप में आपको प्रस्तुत करना
होगा, यानी एफिडेविट। आपको 10 रुपये के डेबिट बनाना होगा नोटरी से और उसे मूल रूप में आपने जमा करना होगा। ये बहुत ही पॉइंट है, इसको लेकर के कई सारे अभ्यर्थी मुझे मैसेज कर रहे थे, तो ये मैंने आपको समझा दिया है। पॉइंट नंबर 11 है पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र यानी एफिडेविट अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें कि उनके द्वारा पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर के पहले कभी भी सरकारी सेवाओं में नियोजित नहीं हुए है। यानी यदि आप पूर्व सैनिक हैं तो इससे पहले आपने इसका लाभ नहीं लिया है, इसका भी आपको एफिडेविट देना होगा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 11 है 12 जिन पूर्व सैनिकों द्वारा विज्ञप्ति संख्या -10 फरवरी 2021 के सापेक्ष आयु सीमा में छूट का लाभ लिया है, वह आवेदित पद ग्रेड पे 4800 से न्यून में कार्यरत रहने संबंधी साक्ष्य के रूप में अपनी अद्यतन वेतन पर्ची की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति प्रेषित करें। यानी उनको स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति वो वेतन स्लिप को उन्हें देना होगा। पॉइंट नंबर 13 है कि यदि अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु यथा वांछित उपयुक्त शर्तें पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि माननीय आयोग अंक तालिका को संबंधित परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक तालिकाओं के आधार पर आपको संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में ही प्रकाशित हुए हैं और परीक्षा संस्था ने नियमित प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट यदि उनको जारी नहीं किए यानी डिग्री यदि उन्होंने नहीं दी है तो ऐसी स्थिति में आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट यानी औपबंधिक प्रमाण पत्र बोलते हैं, उसके लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट जिसकी वैधता 6 माह की होती है और वो 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यानी यदि आपने प्रोविजनल लिया है पहले से और यदि उसकी 6 महीने की डेट से भी ज़्यादा हो गया है तो आप जो पुनः आपको प्रोविजनल लाना होगा यदि आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो। 14 पासपोर्ट साइज़ के 2 नवीनतम स्वप्रमाणित फ़ोटो आपको लाने होंगे। मुख्य परीक्षा हेतु जमा किए गए ऑनलाइन परीक्षा शुल्क की रसीद व आवेदन पत्र की प्रिंट आउट मुख्य परीक्षा हेतु जमा किए गए ऑनलाइन परीक्षा शुल्क और आपको इसमें परीक्षा शुल्क भी जमा करना होगा और उसकी फीस रसीद आपको आवेदन पत्र के प्रिंट आउट आवेदन पत्र का जो प्रिंट आउट है वो आपने साथ लाना होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषयों या शाखाओं में सम्मिलित हुए हैं उनके द्वारा ऑनलाइन भरी गई प्राथमिकता सूची की प्रति व बहुत दिव्यांग श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित विषय के बहुत दिव्यांग की उप श्रेणी के ऑनलाइन अंकन से संबंधित प्रिंट आउट की प्रति और जो बहुत दिव्यांग जो अभ्यर्थी है उन्होंने जो ऑनलाइन अंकन किया है उसकी आपको प्रिंट भी देने होंगे या जो आपने प्राथमिकता भरी है जैसे विषय के लिए है तो वो सब सारी चीज़ें आपके जो फॉर्म में है वो जमा होएगी। पॉइंट नंबर 17 है क्रमांक 1 से 16 पर वांछित अभिलेख की चेकलिस्ट अभ्यर्थी वेबसाइट से चेकलिस्ट डाउन कर पूर्ण रूप से भर लें। आपने चेकलिस्ट को भर लेना है कि मैंने क्या क्या मतलब डॉक्यूमेंट को मैं सबमिट कर रहा हूँ। चेकलिस्ट का मतलब है यानी वो लिस्ट जो आप सबमिट कर रहे हैं उसे डाउनलोड करके भरना है। प्रश्न नंबर 5 है कि पॉइंट नंबर नेक्स्ट है मुख्य परीक्षा हेतु सफल अभ्यर्थियों को शाखावार एवं विषयवार पृथक जितनी शाखाओं एवं विषयों हेतु घोषित किया गया उनके लिए पृथक शुल्क अपनी श्रेणी और उप श्रेणी के अनुसार निम्नवत परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। यानी आपका जितने श्रेणी में हो रखा है और जितने विषय में हो रखा है जितनी शाखाओं में हो रखा है आपने उसके हिसाब से आपको अलग अलग शुल्क का भुगतान करना होगा। अब
देखिए, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु लिंक ये दे रखा है, ये वेबसाइट दे रखी है। इस पर 1 अगस्त से ये उपलब्ध करा दिया जाएगा, यानी अभी नहीं है ये 1 अगस्त से फ़ीस जो है लगनी इसमें स्टार्ट हो जाएगी। अब फ़ीस कितनी है आप देख लीजिए। अनारक्षित यानी जनरल को 150 रुपये, इसमें से 26.55 रुपये एक्स्ट्रा पड़ेगी, यानी 176.55 रुपये फ़ीस पड़ेगी। उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को पड़ेंगे 176, यानी ये सेम है। और अन्य पिछड़ा वर्ग को ओबीसी को भी उतना ही पड़ रहा है, ये 3 कैटेगरी। और अनुसूचित जाति को 86.55 रुपये और अनुसूचित जनजाति को भी इतने ही रुपए आप देख सकते हैं। और दिव्यांग को मात्र जो है 26 रुपये पड़ रहे हैं, 26.55। और जो उत्तराखंड राज्य के स्वैच्छिक और राजकीय गृह में निवासरत अनाथ बच्चे उनके लिए कोई शुल्क इसमें नहीं रखा गया है। अब कुछ डिटेल अब थोड़ी सी रह गया है, ये भी मैं बता लेता हूँ, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट फिर बार बार फ़ोन करते हैं, फिर बार बार मैसेज करते हैं। वो ध्यानपूर्वक से इस वीडियो को देखें और सुनें। नोट: उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी और आश्रित और उत्तराखंड महिला और उत्तराखंड भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी यथा अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग के हो, उसी वर्ग हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। यानी ऐसा नहीं है कि कोई जनरल का कैंडिडेट है और वो जो एससी के बराबर की फ़ीस जमा कर देगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यानी उसको अपनी कैटेगरी के लिए उसको जितनी फ़ीस पड़ रही है उतनी निर्धारित फ़ीस भरनी पड़ेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को एक से अधिक शाखाओं में सफल घोषित किए हुए हैं, उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए अंतिम रूप से चयन हेतु निम्न में से किसी एक आधार पर ऑनलाइन प्राथमिकता दर्ज करनी होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनका एक से अधिक विषयों के लिए चयन हो रखा है, उनको क्या करना होगा, अपनी प्रेफरेंस देनी होगी कि वो किस सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देते हैं या किस शाखा को प्रेफरेंस देते हैं। देखिए, इसमें विषय और शाखा के आधार पर जो प्राथमिकता है यानी प्रेफरेंस दर्ज किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी का चयन उच्च प्राथमिकता दर्ज विषय और शाखा में किया जाएगा। यानी जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी तो वो वाली प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट को समझ जाते हैं। इसमें पॉइंट नंबर 2 को कि प्राप्तांक और शाखा के आधार पर जो प्राथमिकता दर्ज किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी का उच्च प्राप्तांक विषय एवं उच्च प्राथमिकता दर्ज शाखा हेतु किया जाएगा। यानी आपके मार्क्स जिस विषय में ज़्यादा आएंगे आपको वह पद आवंटित किया जाएगा या जिस शाखा में आपने प्रेफरेंस दिया होगा उसके हिसाब से। नेक्स्ट है, मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थी का चयन एक से अधिक विषय शाखा में होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा दर्ज प्राथमिकता के आधार पर अभ्यर्थी को एक ही पद विषय या शाखा हेतु संस्तुत किया जाएगा। इसमें बोलने का मतलब यह है कि यदि आपका एक से अधिक विषयों में होता है, एक से अधिक शाखाओं में होता है, तो आपका सिलेक्शन एक से अधिक शाखाओं में नहीं माना जाएगा, बल्कि आपको जो आवंटित है वो केवल एक ही शाखा में या और एक ही विषय में आपको सीट दी जाएगी। भले ही आपका नंबर एक से अधिक विषय में आया हो, आपकी मेरिट एक से अधिक विषय में बन रही हो, लेकिन आपको एक ही जगह पर दिया जाएगा, जिससे अन्य विद्यार्थी को नुकसान न हो। देखिए, 7वां पॉइंट, ऐसे अभ्यर्थी जो बहुत दिव्यांगता की श्रेणी में सफल घोषित किए उन्हें विज्ञापन के बिंदु संख्या 1 में दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित पदों के सापेक्ष विषयवार दिव्यांगता की श्रेणी उपश्रेणी के आलोक में मुख्य परीक्षा हेतु अपनी वादित बहुत दिव्यांगता श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न उपश्रेणी का ऑनलाइन चिन्हांकन अंकन ऑनलाइन शुल्क जमा करने के साथ करना होगा। पॉइंट नंबर 8 देख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 8 है, मुख्य परीक्षा हेतु एक से अधिक विषय या शाखा में सफल अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता एवं दिव्यांगता की श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी अपनी बहुत दिव्यांगता की उप श्रेणी का अंकन सावधानीपूर्वक एवं त्रुटि रहित करना सुनिश्चित करें। यानी आपने जो विषय का प्रेफरेंस है, शाखा का है या बहुत दिव्यांगता की श्रेणी है, तो उसमें यदि आप क्या करना चाह रहे प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो वो आपने भली भांति से त्रुटि रहित
उसमें प्रेफरेंस देना। मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थी का दर्ज किए गए प्राथमिकता एवं बहु दिव्यांगता की उपश्रेणी के दावे में परिवर्तन के संबंध में किए गए अनुरोध आयोग द्वारा किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा, विचार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है ऑनलाइन परीक्षा शुल्क प्राथमिकता एवं बहु दिव्यांगता के श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न उपश्रेणी का ऑनलाइन चिन्हांकन अंकन दर्ज किए जाने हेतु लिंक आयोग की वेबसाइट पर 1 अगस्त 2021 से अभ्यर्थियों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। यानी ये भी जो भी फॉर्म भरने की वो प्रक्रिया है या आपको प्राथमिकता देनी है तो वो सब प्रक्रिया 1 तारीख से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी। यदि अभ्यर्थी अभिलेखों की जांच हेतु नियत तिथि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होता तो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु सीधे तौर पर अनर्ह घोषित किया जाएगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यदि कोई अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन के लिए नहीं पहुंचता है दिए गए डेट पर तो उसको मुख्य परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञापन की शर्तों को पूर्ण करने वाले अभिलेखों की जांच के समस्त वांछित और मूल प्रमाण पत्र व छाया प्रति प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा। आयोग में किसी भी प्रकार का फ़ोन, कैमरा एवं अन्य उपकरण लाना निषिद्ध है, यह आप ध्यान रखेंगे। आयोग परिसर में कोविड से संबंधित नियमों का आपको भली भांति पालन करना है, ये आप जानते हैं, ये आप पालन करते आ रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ आपको चेकलिस्ट की। चेकलिस्ट से आप क्या समझते हैं? ये है चेकलिस्ट। तो पहला क्या है, आवेदन पत्र अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो संलग्न है या नहीं है। आपने यहाँ पर आपने क्या करना है, लिखना है कि संलग्न। यदि संलग्न आपने कर रखा है तो लिखना है यहाँ पर संलग्न, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे प्रमाणीकरण प्रपत्र क्या अभ्यर्थी द्वारा भरा का है कि या नहीं। इसी प्रकार से देशना प्रपत्र, हाई स्कूल का जो प्रमाण पत्र, अंक पत्र, इंटरमीडिएट का, ये सब सारे यहाँ पर डिग्रियाँ और प्रमाण पत्र उन्होंने लिख रखे हैं कि क्या क्या आपने यहाँ पर जो है अपने आवेदन पत्र के साथ आपने अटैच किया हुआ या नहीं किया हुआ है। अब थोड़ा इससे संबंधित यह स्पष्ट किया जाता है माननीय आयोग अंक तालिकाओं को संबंधित परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक तालिकाओं के आधार पर आपको संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। यदि आप केवल अंक पत्र जो प्रस्तुत करते हैं तो आपको उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा नहीं कहते मुख्य परीक्षा में। जिन अभ्यर्थियों के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुए हैं उनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मूल रूप से दिखाना होगा जो कि 6 माह से अधिक न हो। अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर के समस्त वर्षों की अंक तालिका और सेमेस्टर सिस्टम के अनुसार समस्त सेमेस्टर की अंक तालिकाएँ उपलब्ध कराया जाना है। केवल अंतिम वर्ष या फाइनल ईयर या सेमेस्टर की अंक तालिका जांच में अपूर्ण मानी जाएगी। दोस्तों या भली भांति सुन ले। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि SC, ST, OBC, EWS आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 30/12/2020 तक वैध होना चाहिए। यदि आपका वैध नहीं है 30/12/2020 तक आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र है तो आप बाहर हो जाएंगे, मतलब तो आप उस श्रेणी की कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे, आपको जनरल में माना जाएगा। शासनादेश 26/10/2016 के अनुसार OBC प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 3 वर्ष तक की है और OBC की जो वैधता है प्रमाण पत्र की वो 3 वर्ष है। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनका आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र उत्तराखंड राज्य के सेवाओं हेतु जारी हो तथा दिनांक 30/12/2000 तक वैध है कि नहीं है। नोट: अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त अभिलेख विज्ञापन की शर्तानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 30/12/2020 तक वैध होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी इस चेक लिस्ट को पूर्ण रूप से भरते हुए अभिलेखों की जांच के समय अनिवार्य रूप से साथ लाएं। तो दोस्तों ये आपने अनिवार्य रूप से साथ लानी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आवेदन पत्र ये है।
ये आपने डाउनलोड करना है। ये आवेदन पत्र है, आपने इसको भरना है। ये पूरा, इसमें कितने पॉइंट है आप देख सकते हैं, 21, 22, 23 और ये संलग्नों की सूची है। अब ये है आपका प्रमाणीकरण पत्र, जिसके लिए बोलते हैं अटेस्टेशन फॉर्म। इसको भी आपने भर करके ले जाना है। ये आपने प्रिंट निकालना है, इसको आपने स्वयं भर के ले जाना है। वहाँ पर इतना टाइम नहीं मिलता कि आप वहाँ पर भरें। और ये यहाँ पर जो ऑफिशियल यूज़ के लिए ये आपको नहीं भरना है यहाँ पर। और इसको, और ये देश न प्रपत्र है, आपने इसको भी पूरा भर करके ले जाना है। जहाँ पर आपको जो चीज़ नहीं आएगी वो चीज़ आप छोड़ देना, बाकी आप पूरा भर करके ले जाना है और साइन करके ले जाना है। तो दोस्तों, आज की अपडेट आपको कैसी लगी? आशा है कि आज की पूरी जानकारी मैंने आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित पूरी विस्तृत में दे दी है। आशा है कि आप मेरे चैनल पर बने हुए रहें, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विस्तृत रूप से आपके जितने भी कन्फ्यूज़न है, यदि इसके बावजूद भी कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आप मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर 8755662597 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपकी सहायता करने के लिए मैं तत्पर तैयार हूँ। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट।